हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस बीएड और डीएलएड की टीचिंग की क्लास में मैं आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण की एक और महत्वपूर्ण कौशल, जिसको व्याख्यान कौशल के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन कराऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, अध्ययन कराऊंगा कि व्याख्यान कौशल होता क्या है, व्याख्यान कौशल का क्या महत्व होता है किसी भी शिक्षक के लिए जो प्रशिक्षु होते हैं, फिर व्याख्यान कौशल का जो पाठ्य योजना है उसको कैसे बनाया जाता है, व्याख्यान कौशल के कौन कौन से घटक होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लासेस में देखिए हम लोगों ने जो है शुरुआत से टीचिंग के बेसिक चीज़ों का अध्ययन किया है, और जो इसके जस्ट पिछली वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने माइक्रो टीचिंग स्किल्स के जो है इंट्रोडक्शन स्किल यानी प्रस्तावना स्किल्स के बारे में, प्रस्तावना कौशल के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन किया था, और मैंने आप लोगों को उससे जो है उदाहरण के साथ समझाने का भी प्रयास किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में चलिए इस टीचिंग की क्लास में जो एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसको सूक्ष्म शिक्षण का महत्वपूर्ण कौशल व्याख्यान कौशल के नाम से जाना जाता है, इसका अध्ययन करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग टीचिंग की क्लास कर रहे हैं। टीचिंग यानी शिक्षण यानी अध्यापन। इसकी क्लासेस आप लोगों के लिए करवाई जा रही हैं, और इस क्लास में मैं आप लोगों को देखिए माइक्रो टीचिंग स्किल्स का अध्ययन करा रहा हूँ। और माइक्रो टीचिंग स्किल्स की क्लास में आज की जो क्लास की टॉपिक है उसका नाम है व्याख्यान कौशल यानी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्याख्यान कौशल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए किसी विषय, तथ्य या अवधारणा को सरल, स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध ढंग से समझाने की क्षमता को व्याख्या कौशल या व्याख्यान कौशल कहते हैं। यानी आपको क्लास में बच्चों को किसी तथ्य को समझाना है, किसी अवधारणा को समझाना है या किसी विषय को समझाना है, तो उस विषय को अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से, तार्किक तरीके से, क्रमबद्ध ढंग से बच्चों को समझाना, पढ़ाना, अध्ययन कराना ही क्या कहलाता है? व्याख्यान कौशल। यह देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि जटिल विषय को इससे सरल बनाया जाता है, छात्रों की समझ गहरी होती है, छात्रों का भ्रम दूर होता है और छात्रों में तर्क क्षमता विकसित होती है। यानी इतनी चीज़ों के लिए यह कौशल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए किसी भी क्लास में सबसे महत्वपूर्ण है किसी टॉपिक को, किसी लेक्चर को बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना, तो इसके लिए यह कौशल महत्वपूर्ण होता है। इस कौशल के देखिए प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? व्याख्यान कौशल के प्रमुख घटक, क्योंकि आप लोगों को जब पाठ्य योजना बनानी होगी तो उससे संबंधित घटकों को मेंशन करना होगा। और आप लोगों का जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो जो एग्जामिनर आते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी जो आपकी स्किल्स कराई गई रहती है उन्हीं स्किल्स के मेन कंपोनेंट या घटकों के बारे में आपसे पूछते हैं, तो उसको बताने में भी आपको आसानी होगी। तो इसका देखिए सबसे पहला घटक होता है कंपोनेंट क्लैरिटी यानी स्पष्टता। इसका मतलब कि किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, क्लास में लेक्चर जो है डिलीवर कर रहे हो, तो आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। यानी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो। उदाहरण के लिए जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द भाषा है कि मांग वह इच्छा है जिसके साथ भुगतान करने की क्षमता हो, तो ये एक प्रकार का है। तो ये क्या है? जो है सही तरीके से सेंटेंस है। दूसरे तरीके से देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया कि मांग मतलब चीज खरीदना, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बल्कि ये सेंटेंस जो है सही लग रहा है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, इसका कुछ मतलब हो रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस नहीं बोलने हैं जिससे बच्चों को क्लियर ना हो। दूसरी चीज है देखिए, दूसरा घटक है क्रमबद्धता यानी लॉजिकल सीक्वेंस। जो भी चीजें बताई जाए, जो भी विचार बच्चों के सामने व्यक्त किए जाएं, तो उनको देखिए क्या है, तार्किक क्रम से, विचारों का जो क्रम है वो तार्किक होना चाहिए, तार्किक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में टीचर लोकतंत्र टॉपिक को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या करेगा वो कि लोकतंत्र का अर्थ बताएगा कि लोकतंत्र का अर्थ होता क्या है। फिर उसके बाद लोकतंत्र की विशेषता बताएंगे। फिर उसके बाद देखिए लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं ये बताएंगे, और फिर लोकतंत्र का महत्व बताएंगे। इतनी सारी चीज़ों को बताना है और इनको क्रम वाइज बताना है, तब जाके बच्चों को लोकतंत्र के बारे में अच्छी तरह से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद फिर देखिए इसका जो तीसरा कंपोनेंट है, घटक है, वो क्या है? उपयुक्त उदाहरण यानी यूज ऑफ एग्जाम्पल। यानी बच्चों को जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो बीच बीच में एग्जाम्पल भी देने पड़ते हैं, और एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, जो व्यवहारिक होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी समझ जो है और भी मजबूत होगी। देखिए
विषय को समझाने हेतु जीवन से जुड़े उदाहरण देना चाहिए, यानी उनके लाइफ से, उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि आपके पास किताब खरीदने के पैसे हैं और आप खरीदना चाहते हैं तो यही क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। यानी बच्चों को इस तरीके से उदाहरण देंगे कि उनके पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है कि किताब खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं तो आप उस किताब को खरीदेंगे, यही क्या कहलाती है, मांग। अगर आपके पास पैसे हैं, आप किताब खरीदते हैं, उसके बाद कलम खरीदते हैं या अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो चीज़ भी खरीदते हैं तो उसी को क्या कहना है, मांग। यानी आप खरीदना चाहते हैं और आपके पास उसके लिए पैसे। तो ये चीज़ें बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। चौथा घटक देखिए क्या है, तुलनात्मक प्रस्तुति, यानी कंपेरेटिव जो है प्रेजेंटेशन करना होगा। किसी चीज़ का अगर आप तुलना करके बच्चों को समझाएंगे तो वो चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए दो अवधारणाओं की तुलना करके स्पष्ट करना, यानी किसी अवधारणा को बताना है तो उस अवधारणा को कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, इसके लिए किसी दूसरी अवधारणा से तुलना कर दें। जैसे यहाँ पर देखिए लोकतंत्र पढ़ाया जा रहा है, अब लोकतंत्र की तुलना करके किसी दूसरे टॉपिक से बताएंगे तब बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ लोकतंत्र बेहतर होता है। तो लोकतंत्र की तुलना तानाशाही से कर देंगे तो बच्चों को एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ लोकतंत्र की ये खासियत है, लोकतंत्र इसलिए बेहतर है। तो इसलिए इसको तुलनात्मक अध्ययन कराना पड़ेगा। इसके बाद देखिए मुख्य बिंदुओं पर बल, एम्फेसिस ऑन मेन पॉइंट्स। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हो, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बहुत से ऐसे बिंदु होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो उसमें देखिए उसको क्या करेंगे कि महत्वपूर्ण शब्दों या विचारों पर जो है विशेष ध्यान देना, यानी जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, जो बिंदु रहेंगे, उनको क्या करेंगे, कोशिश करके कि श्यामपट्ट पर लिख देंगे, जिससे बच्चों का ध्यान वहाँ पर जाता रहे और फिर उसके बाद में बच्चों को समझाएंगे। जैसे देखिए उस मुख्य बिंदु को क्या करना है, बोर्ड पर लिख देना है और आवाज़ में बल देना, यानी जब उस टॉपिक को आप बताने लगे तो आपकी आवाज़ में बल होना चाहिए, जोर होना चाहिए कि हाँ टीचर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा महत्व दे रहा है, इस पर एम्फेसिस ज़्यादा है। इसका मतलब कि बच्चों को लगेगा कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यानपूर्वक वो अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए अगला कंपोनेंट है सरल से जटिल, यानी कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है क्लास में तो सबसे पहले सरल बातों को बताना है, फिर धीरे धीरे करके जटिलता की ओर बढ़ना है। पहले आसान अवधारणा समझाएं, फिर कठिन, यानी आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो उसकी जो सरलतम बातें हैं, सरल बातें हैं, उसको पहले बताइए और फिर धीरे धीरे जो है क्रमबद्ध तरीके से जटिल चीज़ों की तरफ बढ़ते जाइए। अगला कंपोनेंट देखिए क्या है कि दृश्य सामग्री का प्रयोग। अगर क्लास में आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, किसी जो है सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीएलएम का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। टीएलएम में देखिए मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी प्रकार का कोई चित्र हो गया या मैप हो गया या किसी भी प्रकार का कोई जो है पैमाना हो गया या कोई मॉडल हो गया, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए चार्ट हो गया, मैप हो गया, मॉडल हो गया, चित्र हो गया, इन सब चीज़ का प्रयोग करके आप अगर क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्लास जो है प्रभावी होगी। इसलिए देखिए जो बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षु होते हैं उनको टीएलएम बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि टीएलएम जो है छोटे क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी प्रभावी होता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग आपको करना है। 8वां घटक है उपयुक्त गति। इसका मतलब कि क्लास में जब आप लेक्चर देने जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो ना तो बहुत तेज या तो ना तो बहुत स्लो, यानी आपका जो पढ़ाने का लय होना चाहिए वो औसत होना चाहिए, जिससे क्या हो कि किसी भी बच्चे को आपकी बात को सुनने में, समझने में कठिनाई ना आए। तो 8वां घटक क्या हो जाएगा कि बहुत तेज या बहुत धीमी गति से ना पढ़ाएं। बहुत से टीचर देखिए क्या होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं अपनी बात को, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। और कुछ ऐसे टीचर होते हैं कि बच्चे उनसे दोबारा पूछते नहीं हैं, तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छी लाइन पढ़ाएंगे तो बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो इतनी सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है किस कौशल में, व्याख्यान कौशल, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना इस कौशल का प्रैक्टिस करना है और उसके बाद फिर इसके अच्छे तरीके से उपयोग को बाद में जो है जो आपकी मेगा टीचिंग होगी उसमें उपयोग करना है। ठीक, अब देखिए इसको उसी तरीके से शुरू करेंगे जैसे मैंने आप लोग को बताया था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी टीचर को एक टॉपिक पढ़ाना है और उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। ये इतिहास का एक टॉपिक है। तो इसमें देखिए शिक्षक व्याख्या कैसे करेगा कि पहले अर्थ बताएगा, इसका मतलब कि 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इस तरीके से बताएगा। फिर उसके बाद कारण बताएगा, कारण में कहेगा कि 1857 की क्रांति का सैनिक असंतोष पहला कारण था और दूसरा था अंग्रेजों की नीतियाँ।
फिर उसके बाद इसका उदाहरण देगा, उदाहरण में जैसे मंगल पांडे की घटना को बताएगा कि मंगल पांडे की घटना जो बैरकपुर में घटित हुई थी वो क्या थी, तो बच्चों को चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। फिर उसके बाद परिणाम बताएगा टीचर कि इस 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो गया और 1857 की क्रांति जो है भारत में जहाँ जहाँ उसका उपज हुआ था वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इस तरीके से एक एक करके सीरियल वाइज इन चीज़ों को बताएगा, तो उन टॉपिक को बच्चों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी। ठीक, अब देखिए इस टॉपिक को पढ़ाने में टीचर के द्वारा कौन कौन से घटक का प्रयोग हुआ, तो स्पष्ट भाषा का, क्रमबद्धता का, उदाहरण का, मुख्य बिंदु पर बल और बोर्ड लेखन, यानी इतने सारे घटक का उपयोग इस टॉपिक को पढ़ाने में किया गया। ठीक, अब देखिए इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि भाषा सरल होनी चाहिए, उदाहरण अवश्य देना चाहिए, तार्किक क्रम बनाए रखना चाहिए, मुख्य बिंदु को बोर्ड पर लिखना चाहिए और छात्रों की समझ को जांचना चाहिए। यानी आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं क्लास में बच्चों को, जो चीज़ें बता रहे हैं, छात्र उसको समझ रहे हैं कि इतना चीज़ ध्यान देना होगा, तभी जाके आपका व्याख्यान कौशल अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक, अब देखिए इसका जो मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रस्तावना कौशल का आपने पाठ्य योजना बनाया था, उसी तरीके इसका भी आप यहाँ पर लिखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल पाठ्य योजना 3। ठीक है, हम लोगों ने अभी 2 कर लिया है, तो सूक्ष्म शिक्षण कौशल पाठ्य योजना 3। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे इसके व्याख्यान कौशल। ठीक है, व्याख्यान कौशल, उसके नीचे फिर यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, चाहे बॉक्स बना लीजिए चाहे साइड में लिख दीजिए आप किसी भी फॉर्मेट को। देखिए बहुत तरह के फॉर्मेट होते हैं, बहुत से स्कूल कॉलेज में बहुत एडवांस फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जगह आपको प्रैक्टिकल की जो कॉपी मिलती है उस पर सारी चीज़ें छपी हुई मिलती हैं, केवल आपको सारी चीज़ों को भरना होता है। ये कॉलम वगैरह फॉर्मेट वगैरह बने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो फॉर्मेट बता रहा हूँ एकदम काफ़ी सरल है, जिसको किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से इससे इस्तेमाल करके अपनी पाठ्य योजना को बना सकता है। तो इस तरीके से जैसे देखिए इस कॉलम टेबल बनाएंगे, इसमें यहाँ पर देखिए दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, तो दिनांक डाल देंगे, क्लास जिस क्लास को आपको पढ़ाना है, जिस घंटे में जैसे पहली, दूसरी, तीसरी पीरियड डाल देंगे और टाइम मैक्सिमम 8 मिनट डालेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एक टॉपिक लिया गया तो आप विषय लिख देंगे, समय विषय सामाजिक विज्ञान है। अब प्रकरण अभी आपको नहीं लिखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना निकालने के बाद ही प्रकरण लिखा जाता है, तो प्रकरण की जगह खाली रखेंगे। अब आप जो है अपनी पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण घटकों को प्रयोग करेंगे कि कौन कौन से घटक का प्रयोग आप इस पाठ्य योजना में करोगे। उसके बाद बच्चों का पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि छात्र छात्रा जो है शासन प्रणाली के बारे में समान जानकारी रखते हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आप प्रस्तावना निकलवाओ, क्योंकि प्रस्तावना देखिए मैंने बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी प्रस्तावना जो है अच्छी तरीके से क्लास में निकलवाई गई, करवाई गई, तो आपका जो टॉपिक है रुचिकर हो जाएगा और उसको पढ़ाना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने देखिए एक प्रस्तावना वाला जो है वही उदाहरण हर बार आपको बताऊंगा, लेकिन आपका जब जब टॉपिक रहेगा तो आप इसी तरीके से प्रस्तावना निकलवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला प्रश्न पूछेंगे किसी बच्चे से, फिर उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे, तो जो मैंने बताया था कि जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वो पहले प्रश्न से जुड़ता हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्रम संख्या है, छात्र अध्यापक, छात्राध्यापिका क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया है। इस तरीके से 3 कॉलम बनाएंगे आप अपनी कॉपी में भी, और इस तरह के स्केल से खींच के बनाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो छात्र छात्रा क्रिया में उसका जवाब लिखना होगा, तो आपने किसी स्टूडेंट से प्रश्न पूछा उसका जवाब वहाँ लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न जो शुरू होगा वो जवाब से ही, जैसे देखिए यहाँ कक्षा 6 आया है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या बन रहा है कि आपकी कक्षा 6 में मॉनिटर कैसे चुना जाता है, तो फिर आंसर आएगा स्टूडेंट का चुनाव द्वारा। तो फिर अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वहीं से बनेगा, तो देखिए चुनाव कैसे किया जाता है, तो फिर उत्तर आएगा सभी छात्रों के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसी से बनेगा कि जो कार्य सभी छात्रों की सहभागिता से किया जाए उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे लोकतांत्रिक कार्य। फिर आप इससे बनाएंगे, यानी आपको अपना प्रस्तावना निकलवाना है, जिस टॉपिक को पढ़ाना है वहां तक आना है, तो वहां तक आने के लिए फिर अगला क्वेश्चन, तो लोकतंत्र की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए क्या है समस्यात्मक हो जाएगा, मौन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब यहीं से कहेंगे अपना उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप क्या कहेंगे कि बच्चों आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज हम लोग लोकतंत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ आप उद्देश्य कथन कहेंगे और उसके बाद फिर
अपना जो है लेक्चर प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पाठ्य योजना में अब आपका देखिए एक और चीज़ बढ़ गया। अब वहाँ प्रस्तावना में केवल प्रस्तावना निकाल के छोड़ देना था, अब आप व्याख्यान कौशल कर रहे हो तो इसके आगे का क्या है कि आपको प्रस्तुतिकरण, तो इसका भी इसी तरीके से देखिए कॉलम बनाना होगा आपको कि शिक्षण बिंदु, यहाँ पर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया, इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर आप अपना टॉपिक लिखेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप अब इस टॉपिक को एक एक करके सबसे पहले अर्थ बताएंगे, इसकी अगर कोई परिभाषा है तो परिभाषा बताएंगे, विशेषता बताएंगे, प्रकार बताएंगे, महत्व, इतना चीज आप शॉर्टकट में बताएंगे। आपका जो है लगभग 8 मिनट के अंदर इन सारी चीज़ों को करना है। तो आपको उसी तरीके से बताना है बच्चों को। और टॉपिक जो है, जो स्किल की प्रैक्टिस की जाती है तो छोटा टॉपिक चुना जाता है कि जिसको आप 8 मिनट के अंदर पढ़ा लें। नहीं तो ऐसा बड़ा टॉपिक आप चुन लेंगे तो 8 मिनट में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक के साथ जो है प्रस्तावना या व्याख्यान कौशल, जो भी कौशल है वो किया जाता है। स्किल्स में आप छोटे छोटे टॉपिक लीजिए, जब फिर आप मेगा लेसन प्लान बनाने लगेंगे, मेगा टीचिंग करेंगे तो उसमें बड़े बड़े टॉपिक को लेकर आप 40 मिनट पढ़ाना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना चीज़ पढ़ाने के बाद आप बच्चों से बोर्ड प्रश्न कर लेंगे। तो बोर्ड प्रश्न देखिए मैक्सिमम 3 किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइक्रो टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस की जा रही है तो 1-2 प्रश्न आपसे पूछना है। तो यहाँ पर जब आप सारी चीज़ें बताएंगे तो यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप कोई बोर्ड प्रश्न पूछेंगे, यानी आपने जो टॉपिक पढ़ाया उसी से 1-2 प्रश्न पूछेंगे और उन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। यानी छात्र छात्रों ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, इसका मतलब है कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया उनको समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका व्याख्यान हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पर आप समापन कथन कहेंगे और समापन कथन में आप क्या कहेंगे कि बच्चों आज हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यानी यहाँ पर आपने समापन कथन कहा और इसके बाद आपका ये कौशल जो है प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके जो निरीक्षक होंगे वो देखिए आपका क्या है कि निरीक्षण तालिका आप बनाएंगे और वो इसी के आधार पे आपके क्या करेंगे जो है निरीक्षण करेंगे कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से किया कि नहीं। तो निरीक्षण तालिका इसकी बनेगी। तो यहाँ क्रम संख्या, तथ्य और रेटिंग स्केल में न्यूनतम अधिकतम, तो आपने जिन जिन घटकों का प्रयोग किया है उन घटकों को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे सरल भाषा का प्रयोग किया गया तो यहाँ पर रेटिंग आपको, अगर सरल भाषा का आप प्रयोग किए रहेंगे तो आपको 4, 5 या 6 दिया जाएगा रेटिंग। अगर आपकी भाषा सरल नहीं है तो इसका मतलब 1, 2, 3 के अंदर आपको रैंकिंग दी जाएगी। उसी प्रकार से देखिए व्याख्यान में क्रमबद्धता थी, तो व्याख्यान अगर आपका अच्छा होगा, क्रमबद्ध होगा, तो आपका जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर है, आपको अच्छा स्केल, रेटिंग स्केल देगा। इसी तरीके से सरल उदाहरण का प्रयोग किया गया तो वहाँ भी इसी तरीके का। मुख्य बिंदु पर बल दिया गया तो यहाँ भी रेटिंग। व्याख्यान उपयुक्त गति से दिया गया तो यहाँ, यानी जिन जिन घटकों का आप प्रयोग करेंगे उन्हीं घटकों को आपको निरीक्षण तालिका में मेंशन करना है और यहाँ लिखना है कि इसका प्रयोग किया गया या ये चीज़ ऐसा हुआ था, इस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, यानी जो चीज़ आपने वहाँ लिखी वही चीज़ आपने यहाँ पर करवाई, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका जो पर्यवेक्षक है उसका यहाँ आलोचना और सुझाव रहेगा। तो आलोचना सुझाव देखिए 3 तक देना है कि आपने क्या क्या कमियां की, आपकी कहाँ मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई। तो इस सब चीज़ों को जब चीज़ लिख देगा तो आप इसको क्या करेंगे, पुनः पाठ्य योजना बनाएंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर कोने में आपके पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर है। तो इस तरीके से आपका देखिए व्याख्यान कौशल का जो है कौशल का प्रैक्टिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और पाठ्य योजना भी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए ज़्यादातर कॉलेजों में 8 कौशल की जो है पाठ्य योजना बनानी पड़ती है। 8 कौशल का मतलब हो गया कि आपके दोनों विषय को मिला के 16 पाठ्य योजना आपको बनानी पड़ेगी। और इस तरीके से आपका देखिए 16 पाठ्य योजना जब बनाएंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ये स्किल है बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा और आने वाले समय में आपको इसको करवाने में या करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि एक एक क्लास में हम लोग एक एक स्किल का ही अध्ययन करेंगे और हर क्लास में जो है हर स्किल को बेहतर तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आपको उसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखिए सोच रहे होंगे कि सर इसका PDF नोट कैसे मिलेगा। तो मैंने पिछली क्लास में, हर क्लास में बताता हूँ कि इसका PDF नोट जब सारे कौशल मैं आपको 8 करवा दूंगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे
और आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।